हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और ये है रीजनिंग का 04 वीडियो। दिस बिलोंग्स टू योर चैप्टर अमीन्स। यहाँ पर मैं सिर्फ अमीन्स के लेसन के इनटेक्स, आउटटेक्स और मोस्टली आस्क्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग को डिस्कस करूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी रीजनिंग, इस लेसन में जितनी भी रीजनिंग है उन सब को लिया हुआ है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली आस्क हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इसमें पहला जो रीजनिंग आता है वो आता है वाई प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेफर्ड। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर और ज़्यादा HCl को रिलीज़ करता है। एक्चुअली होता है क्या है, आयरन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आयरन का जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो HCl से जल्दी रिएक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा HCl को रिलीज़ करेगा, ठीक है। और जब एसिड को रिलीज़ करेगा तो हमें एक्स्ट्रा एसिड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी रिएक्शन में एसिड जितना कम यूज़ हो उतना ही उसके प्रोडक्ट की यील्ड की अमाउंट जो होता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए हम प्रेफर हमेशा क्या करते हैं, आयरन को। ओके, तो अगर आप नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे हो तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट एक होता है निकल और एक होता है आयरन NaCl। तो आयरन HCl इज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एसिड हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम एसिड हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनता है और प्योर अमीन आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो रीजनिंग आपका आता है बेटा, वो आता है अमोनोलाइसिस नॉट प्रेफर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। देखिए, अमोनोलाइसिस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक बार ये रिएक्शन शुरू हो जाती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमीन तक देती है। जैसे मेरे पास है ये RX, मैंने इसको अमोनिया से किया तो ये आपको क्या देगा, प्राइमरी अमीन। इसको फिर आपने किया एल्काइल हाइड्राइड से, आपको ये देगा सेकेंडरी अमीन। फिर आपने RX से किया तो आपको देगा ये टर्शियरी अमीन। फिर अगर आपने RX से किया तो ये आपको दे देगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो इट गिव्स अ मिक्सचर, ओके, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। मोर ओवर एनिलीन हम इससे नहीं बना सकते, यानी कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हम इससे नहीं बना सकते। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर रीजनिंग आता है वो आता है हाउ कैन वी गेट प्राइमरी अमीन एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट इन अमोनोलाइसिस। देखिए, अमोनोलाइसिस में जैसा मैंने देखा, एक बार रिएक्शन शुरू हो जाती है तो आपको मिक्सचर देती है। बट अगर मान लीजिए आपको प्राइमरी अमीन चाहिए तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, यहाँ पर अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो वो प्राइमरी अमीन आपको ज़्यादा अमाउंट में देगा। बट अगर आपने एल्काइल हैलाइड को ज़्यादा रखा है तो वो फिर प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी सारे अमीन्स देंगे। फिर अगला सवाल आपका आता है कि वाई अमोनोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी अमीन। ऐसा होता है क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है अमोनोलाइसिस की, ये बेसिकली जो होता है एक क्लोज ट्यूब, सील ट्यूब में होता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 350 से लेकर 373 केल्विन के बीच में होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब आप पहले अमोनिया को रिएक्ट करते हैं एल्काइल हाइड्राइड से, जो प्राइमरी अमीन बनता है, देखिए अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है, जो नया आपको बनता है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होने लग जाती है, शुरू होने लग जाती है, ओके। इसलिए आपको प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी एंड इवन क्वाटरनरी अमीन तक मिल जाता है, क्योंकि हर बार जो नया प्रोडक्ट बनता है वो खुद एक नया न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, जो फर्दर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अमोनिया ने एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट किया, प्राइमरी अमीन बना, ये दोबारा एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसने दोबारा एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट किया, एंड दिस गोज ऑन टिल जब तक कि सारे जो N है के H रिप्लेस ना हो जाए। अगला आता है कि अगर हमें एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करना है तो हम उसकी रिएक्टिविटी क्या है। देखिए, ऑब्वियस है R और X का बॉन्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये RX का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड वीक कब होगा, जब यहाँ पर हैलाइड क्या होगा, आयोडाइड, ओके। एल्काइल आयोडाइड जो होता है वो बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। दिस इज़ ऑल बिकॉज आयोडीन जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है गैबेथैलामाइड। देखिए गैबेथैलामाइड एक नेम रिएक्शन है, इसमें सवाल वो आपसे पूछेगा कि इसको प्रेफर क्यों करते हैं प्राइमरी अमीन के लिए। बेसिकली ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन देता है जो और हाई प्योरिटी का देता है, कोई भी कॉन्टिमिनेशन कोई भी उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए प्रेफर करते हैं। अगला सवाल क्या आता है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनाया जा सकता। देखिए क्या होता है कि जो गैबेथैलामाइड होता है उसमें जब भी आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाना चाहेंगे तो आपको एराइल हैलाइड से रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एलिफेटिक चाहिए तो आपको मतलब प्राइमरी अमीन चाहिए एलिफेटिक तो आपको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना पड़ेगा, एरोमेटिक चाहिए तो एराइल हैलाइड से। अब एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ कि जो अमीन होते हैं वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अब एराइल हैलाइड में क्या होता है, एक्स यानी कि हैलाइड और एराइल यानी कि बेंजीन, इनके बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आता है ऑन अकाउंट ऑफ रेजोनेंस, इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से एरोमेटिक एराइल हैलाइड एरोमेटिक अमीन नहीं बन पाता। ओके, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन जाएगा लेकिन एरोमेटिक नहीं बनेगा, बिकॉज द एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनाइन फॉर्म बाय थैलेमाइड। नेक्स्ट है होपमैन ब्रोमाइड को डिग्रेडेशन भी कहते हैं। देखिए होपमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, जैसे ये मेरे पास अमाइड है, ठीक है, जो रिएजेंट होता है होपमैन ब्रोमाइड का होता है Br2KOH, तो इसमें क्या होता है ये CO ग्रुप गायब हो जाता है। ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर जो रिएजेंट होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, आप NaOBr भी ले सकते हो, KOBr भी ले सकते हो, Br2KOH ले सकते हो, Br2NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है CO ग्रुप गायब हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अमीन मिलता है वो एक कार्बन लेस होता है फ्रॉम इट्स पेनेटामाइड। नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें वो आता है अमीन्स बिहेव एज लुईस बेस। ऑब्वियस है, क्योंकि अमीन में क्या होता है, जैसे ये अमीन है, यहाँ पे क्या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जिस पे लोन पेयर होता है वो हमेशा क्या होगा आपका लुईस बेस होगा। आगे कह रहा है एनिलीन क्यों वीक बेस है। देखिए जो बेसिसिटी होती है वो हमेशा KB बेसिसिटी कॉन्स्टेंट डिपेंड करती है। जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है PKB का मतलब होता है बेटा माइनस लॉग ऑफ KB, ठीक है। जितना PKB कम होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब होता क्या है, सारी बेसिसिटी इस लोन पेयर पर डिपेंड करती है। एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है, ये देखिए ये रेजोनेंस हो गया। अब ये रेजोनेंस होने की वजह से नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया। अब ये प्लस चार्ज आने की वजह से ये H+ को टेक ओवर नहीं कर सकता। देखिए एसिड वो होता है ऑर्गेनिक में जो H+ देता है और बेस वो होता है जो H+ लेता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ रेजोनेंस, मोर वो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये H+ को ले नहीं सकता, इसी वजह से वीक बेस होता है। वहीं पर अगर आप एलिफेटिक अमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस साइफाइड ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ाता है, तो ऑब्वियस से वो आराम से H+ को ले पाएगा, ठीक है, और ये वो क्या बनाएगा, प्राइमरी अमोनियम आयन, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिथाइलअमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए मिथाइलअमीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, मिथाइलअमीन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो वाटर से H+ ले सकता है, यानी कि गेट प्रोटोन, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैन टेक H+ एंड प्रोवाइड OH-, दिस OH- further react with ferric chloride to form ferric hydroxide, okay, which is red PPT, okay। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मिथाइलअमीन स्ट्रॉन्ग बेस था, उस वो प्रोटेंट हो गया वाटर से, वाटर का H+ ले लिया तो OH- को रिलीज़ कर दिया, OH- ही फेरिक क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, रेड PPT देता है। सो बेसिक रीज़न इज मिथाइलअमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ नेक्स्ट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडरगार्ड रिएक्शन। देखिए क्या होता है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है। अगर आप देखो AlCl3 ये क्या है, आपका लुईस एसिड है, क्योंकि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, लोन पेयर को ट्रैप कर लेता है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर ट्रैप हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, तो वो फ्रिडरगार्ड रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि फ्रिडरगार्ड की कंडीशन यही है कि जो भी बेंजीन के साथ अटैच आइटम हो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो जो उस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर पाए ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। बट अगर वो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर रिएक्शन फ्रिडरगार्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी,
Okay, so this is all due to the salt formation with AlCl3. The nitrogen acquire a positive charge. Okay, नाइट्रोजन क्या एक्वायर कर लेता है आपका एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा क्योंकि उसका लोन पे तो चला गया, AlC3 ने लोन पे ले लिया. ओके, AlC3 तो उसका लोन पे ले लेगा, नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. याद रखें जब भी बेंजीन के साथ अटैच एटम में कोई प्लस चार्ज होता है तो वो हमेशा ही मेटा डायरेक्टिंग होता है. ओके, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, या ये समझ लो वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट नहीं कर पाएगा इजीली. इथाइलअमीन सॉल्युबल इन वाटर बट एनिलीन नॉट. रीज़न, इथाइलअमीन कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट एनिलीन नॉट, बिकॉज फिनाइल ग्रुप जो होता है बहुत बड़ा ग्रुप है, CH5, इट्स अ बिगेस्ट ग्रुप और हाइड्रोफोबिक होता है बाय नेचर. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपाइड डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, और डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. नाउ टेरी का मतलब यहाँ पे होता है काफ़ी लेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है. ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में आपको जब रिएक्शन करते हो ना तो उस वक्त दो रिएजेंट लेते हैं, कंसिडर HNO3 और कंसिडर H2SO4. तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कुछ एनिलीन से जब रिएक्शन किया जाता है तो उसमें से कुछ एनिलीन एनिलीनियम आयन बनाता है और कुछ एनिलीन एज इट इज़ रहता है. क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड है तो उसका H+ वो प्रोटोनेट कर लेगा तो एनिलीनियम आयन बनाएगा. तो बेसिकली जो मिक्सचर आपको मिलेगा जब आप नाइट्रेशन करते हो तो कुछ एनिलीन मिलता है, कुछ एनिलीनियम आयन मिलता है. अब जो एनिलीन होता है वो तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपाइड डायरेक्टिंग होता है, तो वो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाएगा जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा. लेकिन जो एनिलीनियम आयन बन चुका होता है वो कहाँ पे देता है, मेटा पे देता है. अब यहाँ पर बात आती है कि मेटा और पैरा ज़्यादा बनते हैं, ऑर्थो कम बनता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर आ जाता है बेटा. ठीक है, ऑर्थो में क्या आता है, स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, इस वजह से. ओके, फिर समझिए नाइट्रेशन में दो रिएजेंट होते हैं, HNO3 एंड H2SO4. H2SO4 एसिड है, ये अपना एक H+ देगा, तो एनिलीन में H+ आएगा तो बनाएगा एनिलीनियम आयन, यानी कि बेंजीन के ऊपर आएगा NH3+. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो NO2+ आएगा उसके पास दो ग्रुप से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. एक या तो एनिलीन और एक एनिलीनियम. अगर वो एनिलीन से रिएक्ट करता है तो ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, और एनिलीनियम से करता है तो मेटा बनाता है. अब ऑर्थो का अमाउंट कम चीज़ों में बनता है क्योंकि स्टेरिक फैक्टर आ जाता है. ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाता है इस वजह से. नेक्स्ट जो आपका आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेनम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन. देखिए एलिफेटिक अमीन में भी डाइजेनम सॉल्ट बनता है RN2Cl. ठीक है, और एरोमेटिक में बनता है, बट एरोमेटिक का ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस बनाता है वो. ठीक है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस का मतलब चार्ज डीलोकलाइजेशन, जितना चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा. अगर वहीं पर अगर आप मान लो एलिफेटिक की बात करते हो, RN2Cl की बात करते हो, इसकी बात करते हो, ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो sp3 कार्बन एटम से अटैच है, यहाँ पर वो sp2 से अटैच है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि वाई अमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. देखिए कोई भी जो कंपाउंड होता है वो एसिड कब होता है, जब H+ देता है. ठीक है, लेस एसिडिक कब होगा, जब H+ देगा नहीं. चलो मान लेते हैं दोनों ने H+ दे दिया, तो ये दोनों ने H+ दे दिया, तो आप बताओ अल्कोहल जब H+ देगा तो बनेगा अल्कोक्साइड, अमीन जब H+ देगा तो बनेगा अमाइड. अब इन दोनों में कौन जल्दी किसको अट्रैक्ट कर सकता है, किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट कर सकता है और स्टेबल बन सकता है, ऑब्वियस अल्कोक्साइड कर सकता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पर बढ़ा रहा है और O बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इसलिए जो अल्कोहल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि अमीन एक लेस एसिडिक हो गया क्योंकि ये नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू OK. ठीक है, रिपीटिंग अगेन, H+ दोनों ही दे रहे हैं. H+ देने के बाद कौन सा स्पीशीज़ किसी पॉजिटिव स्पीशीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्टेबल हो सकता है, सिर्फ अल्कोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसलिए एक अल्कोहल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि अमीन क्या होता है, वीक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डू प्राइमरी अमीन हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन. देखिए प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं. ठीक है, ये जो प्राइमरी अमीन होता है इसमें कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं, और जो टर्शियरी अमीन होता है इसमें कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं होता. और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन आइटम का ना बहुत ज़रूरत है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्बिलिटी भी ज़्यादा होगी. याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द मेन कॉज फॉर सॉल्बिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो
इफ़ इट इज़ आस्क कि आउट ऑफ प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियरी अमीन विच इज़ मोर बेसिक, विच इज़ मोर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर सॉलिडिटी देन प्राइमरी अमीन। और कंपैरिजन से रिलेटेड अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसमें देखिएगा। मैंने कंसेप्चुअल सीरीज़ भी रखी है, उसमें ये सारा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है वाई बिफोर नाइट्रेशन एनिलीन मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसिटिलाइड। देखिए होता क्या है, जब आप नाइट्रेशन करते हैं HNO3 रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो NH2 पे लोन पेयर होता है, जो NH2 पे लोन पेयर होता है वो क्या करता है, वो आपको 3 प्रोडक्ट देगा, ठीक है। जैसा भी आपने देखा 3 प्रोडक्ट, क्योंकि क्या हुआ था NH2 का जो लोन पेयर नाइट्रोजन एमीन में जो NH2 था उसका जो लोन पेयर था वो प्रोटोनेट हो सकता था। अगर वो प्रोटोनेट हो जाएगा तो वो एनिलीन के साथ साथ एनिलीनियम आयन भी बना सकता है, और एनिलीनियम आयन बनाएगा तो ऑर्थो पैरा मेटा तीनों प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना है, व्हाट वी कॉल द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस NH2 के लोन पेयर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोटेक्ट कैसे होगा, वो प्रोटेक्ट होता है अगर हम उसका रेजोनेंस के थ्रू उस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें। लेकिन हमें उस NH के साथ, उस NH2 के साथ कुछ ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो उस लोन पेयर को प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं एसिटिलाइड में। ये बेटा एसिटिलाइड है, यहाँ बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बेंजीन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये ठीक है, NHCOCH3 ये, ठीक है। पहले NH2 था, अब यहाँ पे लोन पेयर, अब यहाँ पे ये लोन पेयर बच गया। अगर अब कोई ग्रुप आने चाहेगा तो इतना बड़ा ग्रुप उसको रोकेगा, इधर से ये फिनाइल ग्रुप रोकेगा, इधर से ये ग्रुप रोकेगा, तो ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, रेजोनेंस के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटोनेट होना भी मुश्किल है। इसलिए इसके बाद सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है कि ये एक ही जगह प्रोडक्ट फेंके। देखिए ऑर्थो पे तो बनाएगा नहीं, एनिलीन जो होता है ऑर्थो पे बहुत कम प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप रिएक्शन भी देखें नाइट्रेशन की तो 2% नेट ऑर्थो बनाता है, 47% मेटा पे बनाता है और लगभग 51% पैरा पे बनाता है, ठीक है। तो ऑर्थो पे बनाएगा नहीं, जो बनाएगा क्या बनाएगा, पैरा पे बनाएगा, ठीक है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मेटा पे बनाएगा नहीं क्योंकि लोन यहाँ पे लोन पे अवेलेबल है, ठीक है, लोन पे अवेलेबल नहीं होता, एनिलियम आयन बन जाता तो फिर वो क्या कहते हैं मेटा पे बनाता, बट यहाँ पे एनिलियम आयन तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और तो बनाएगा नहीं ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, तो एक ही प्रोडक्ट बचा, वो बचा आपका पैरा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अमीन्स लेसन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी कुछ भी आपको इस वीडियो में से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और कीप प्रैक्टिसिंग बेटा, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।